Assalamu alaikum. Dear students, today is our lecture number 2 where we will be going to discuss the economic development and its measurement. How are the how we are trying to discuss it, how we are to measure the economic development which has been made by the rapid industrialization in the society. There are a lot of methods to measure it, but in our syllabus we will discuss only 4. First of all, we will discuss the economic development. What is economic development? Previously lecture in the our beginning we must discuss it in very it's just method, but now trying to discuss it again so that the concept must be clear. What is development? A lot of people think that economic growth and economic development is the same term, but economic growth is only the production where we produce more products, more quantity, more goods and services. But economic development means change, transformation from the agricultural society to the industrial society. It is the method of production, it is the continuous growth, and it gains a lot of period of time. After Second World War, there was much interest the new leaders in the economic development because they want to transform their economy from agriculture to industrialized and they want to get a lot of growth. They want to more population. They want more. They have more population for them. They want to growth, better growth. They want to reduce poverty, which was a big hindrance to get the economic development. It is poverty which create a big hindrance and it gain your a lot of sources. So it is a big threat for the prosperity of the society. तो एक स्टडी जो है डेवलपमेंट की हम देखते हैं कि ये बड़ी अट्रैक्टिव रही फ्रॉम एडम स्मिथ से लेकर केस तक और उनका बड़ा इंटरेस्ट रहा यहाँ पर कि प्रॉब्लम्स लार्जली रिलेटेड टू द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड द पीपल। एक मुल्क के और शहर के लोग और लोग जो है उनकी सोशल और कल्चरल चेंजेस आए, माशरा चेंज हो उनका, उनकी थॉट्स चेंज हो, उनका आइडियाज़ चेंज हो ताकि डेवलपमेंट हो सके। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और गुर्बत को कंट्रोल करने की कोशिश की गई ताकि मुल्क के अंदर तरक्की हो सके। बात आती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेट हुई मीन्स सस्टेन्ड सेकुलर इम्प्रूवमेंट इन द मटीरियल वेलबींग, यानी कि एक लगातार इजाफा है जो कि हमारी मध्य एशिया के अंदर होता है, जो कि हमारी बेहतरी करती है, विच में रिफ्लेक्ट इन द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हमारी गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी रहती है। प्रेजेंटेशन इन द मटीरियल टर्म्स, ये मटीरियल टर्म में होगी, यानी कि थियोरेटिकली होगी, क्वालिटी भी होगी, क्वांटिटी भी होगी। द स्टडी इज कंसर्न विद द चेंजेस इन पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एज वेल एज इकोनॉमिक सेक्टर। आपका हर सेक्टर चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि विलियमसन जो है, H.F. विलियमसन क्या कहते हैं। वो कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस where the people of the country or region come to utilize the sources available to bring substantial increase। वो अपने मौजूदा सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और एक लगातार इजाफा करते हैं अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इन एवरेज क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल सोर्सेज, यानी कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज को और बेहतर करते हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर कर लेते हैं, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी भी बेहतर हो जाएगी लेकिन क्वालिटी बेहतर करनी है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करना है। इस तरह बेंजामिन हेगल्स लिखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कंटिन्यूस इंक्रीज। अब यहाँ पे कंटिन्यूस इंक्रीज होगा आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, इनकम्स के अंदर, अर्निंग्स के अंदर। आर्थलीबस कहते हैं इंक्रीज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आपकी आउटपुट बढ़ेगी लेकिन पॉपुलेशन से ज़्यादा।
इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शम्पटर है, एडलमैन है, प्रोफेसर सेंडर है, इस तरह मायर एंड बेल्डोन की डेफिनेशन सबसे बेस्ट समझी जाती है। वो कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द इकोनॉमिक रिलेटेड इंडिकेटर मस्ट बी इंक्रीज, यानी कि इकोनॉमिक रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये लंबा टाइम लेगी, ये 1-2 साल की बात नहीं है, 20 साल, 25 साल, 50 साल के हिस्से में होगी। शुरू में जिन मुल्कों ने तरक्की की, जिस तरह जर्मन है, बरतानिया है, इन्होंने बड़े लंबे अरसे में तरक्की की। अमेरिका है, इनके सामने कोई डेवलपमेंट की डेफिनेशन नहीं थी, तो उन्होंने 20 साल, 50 साल, 100 साल भी लगाए। लेकिन जैसे जैसे मुल्क आगे तरक्की करते गए, इनके पास मुख्तलिफ डेफिनेशन आती गई, जिसकी वजह से इन मुल्कों ने तरक्की ज़्यादा तेज़ से कर ली। उसकी वजह ये हुई कि इनके पास आगे कुछ मिसालें थी। मिसाल के तौर पर चाइना ने बहुत तेज़ से तरक्की की, जापान ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, इवन तुर्क्स है, टर्किश जो है, इन्होंने बहुत तेज़ तरक्की की। उनके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल्स मौजूद थे। तो यहाँ से हमें 3 चीज़ों का पता चला। एक तो यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज होगी, बेहतर होगी, आपके अवेलेबल सोर्सेज यूज़ होंगे। नंबर 2, ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ द वेरियस चेंजेस देयर विल बी इंक्रीज इन नेशनल इनकम, क्योंकि चेंजेस आ जाएगी, आपके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएंगे, बेटर ऑर्गेनाइजेशन होगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बेहतर बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेहतर हो जाएंगे, तो आपकी कौमी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये प्रोसेस जो है इट कंसिस्ट एंड इट विल बी कंप्लीटेड ऑन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हम आते हैं कि इसको मेजर कैसे किया जाएगा। मेजर करने के अंदर 4 मेथड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 है इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि आपके मुल्क की पैदावार बढ़ जाए। दूसरा तरीका क्या है, रियल पर कैपिटा इनकम, आपके हिस्से में जो आमदनी आती है, फीकस आमदनी, वो बढ़ जाए। तीसरी क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर, आपके पास वेलफेयर बेहतर हो जाए। चौथी क्या है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, कुछ आपके पास इंडेक्सेस हैं, अगर ये बेहतर होते हैं तो हम समझते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, अगर ये बेहतर नहीं होते तो हम समझते हैं डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो आज हम सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि मुल्क की कुल पैदावार में इजाफा हो जाए, आउटपुट बेहतर हो जाए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बेहतर हो जाए, और ये रियल टर्म्स में हो, नॉमिनल टर्म्स में हो। अब इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। रियल टर्म्स क्या होती है, रियल का मतलब है कि पैदावारें बढ़ गई, नॉमिनल का मतलब है सिर्फ कीमतें बढ़ गई। उसकी एग्जांपल लेते हैं कि आपने पिछले साल एक चीज़ बनाई जो कि 1000 रुपये की थी, तो आपको 1000 रुपये मिला। अब अगर इस साल उसकी कीमत 2000 रुपये हो जाती है तो आप कहेंगे कि मेरी इनकम डबल हो गई। लेकिन अगर देखें तो चीज़ तो आपने एक ही बनाई है। इसी तरह अगर आप इस साल चीज़ें 2 बनाएं, कीमत सेम रहे, तो अब इस साल आपको आमदनी कितनी मिलेगी, 2000। ये कौमी आमदनी कंसीडर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट को बेहतर किया है, पैदावार को बेहतर किया है। इसी का दूसरा तरीका और भी हो सकता है कि आपकी चीज़ें बढ़ गई 2 इस साल, और आपकी पैदावार की कीमत 1200 रुपये हो गई, तो अब आपको 24 रुपये बढ़ गया, क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर इंक्रीज किया। रियल नेशनल इनकम रेफर्स टू कंट्रीज टोटल आउटपुट, यानी कि टोटल आउटपुट जो होती है इसको हम कौमी आमदनी कहते हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की सूरत में होती है। ये मनी टर्म्स में ना बढ़े, रियल टर्म्स में बढ़े। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिगार्डेड एज इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसके बढ़ने में एक लॉन्ग पीरियड लगेगा, क्योंकि इसको अचीव करना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी कंट्री के अंदर, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट करनी, ये बड़ा आसान काम नहीं है। अब देखें कि देहातों को अपग्रेड करना, देहातों को शहरों के बराबर लेके आना, देहातों के अंदर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनकी तालीम, सेहत, सैनिटेशन, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इनको बेहतर करना बहुत बड़ी बात है। इनके मेंटल लेवल को अपग्रेड करना, उनको जहनी तौर पर चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए माइल करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको हिंड्रेंस आती है देहातों के अंदर, वो आता है कि चेंज नहीं लानी। हम पुराने मेथड्स के ऊपर रहेंगे, पुराने घरों में रहेंगे, पुरानी चीज़ों के अंदर रहेंगे, पुराने मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर सबसे बड़ा मसला चेंज का होता है, चेंज आनी चाहिए। तो इस लिहाज से
एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर भी हो। दिस फ्रेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेगा इम्प्लाइज द सस्टेन्ड इंक्रीज, ताकि आपकी कौमी आमदनी में लगातार इजाफा होता रहे। प्राइस चेंजेस विल बी कंसिडर्ड while calculating real goods national income product. A short period rise in national income which occurs during the uprising of the business cycle does not consist economic development। लेकिन अगर सिर्फ कीमतें बढ़ जाती हैं, कुछ अरसे के लिए आपके हालात बेहतर हो जाते हैं, तो ये नाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये लॉन्ग अरसे में लगातार इजाफे का नाम है। अब देखें कि बहुत सारे ममालिक तरक्की कर रहे हैं। तुर्की है, मलेशिया है, मिस्र है, सऊदी अरब है, चाइना है, इस तरह शुमाली कोरिया है। ये मुल्क तरक्की करते जा रहे हैं। ईरान है, ये लगातार तरक्की करते जा रहे हैं, इसलिए ये हमसे बहुत आगे निकल गए। हम क्या होते हैं कि हमारी कभी तरक्की ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, कभी 2%, कभी 3%, कभी 8%। पिछले साल माइनस में चली गई, तो ज़ाहिर है जितना अर्सा हमने इतना काम किया सारा का सारा ज़ाया हो गया। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि कौमी आमदनी सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आपके मुल्क में पैदावारें हो, बल्कि ये लंबे अरसे तक बेहतरीन किस्म की लगातार पैदावारें हो। तो हम इसके बाद डिफ़िकल्टी देखते हैं। इसमें पहली डिफ़िकल्टी है रिटर्नेशन, कि नेशनल इनकम इंक्रीज होती है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होगा कि आपके सारे सोर्सेज आपकी पॉपुलेशन खा जाएगी, तो आप रिटर्नेट हो जाएंगे, आगे जाने की बजाय आपकी बात आपको पीछे खींच लेगी। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि आपकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा, ये बताता नहीं है ये सिस्टम कि इनकम जो बड़ी है वो गई किसके पास है। क्या गई एग्रीकल्चर के पास गई है, इंडस्ट्रियलाइज वालों के पास गई है, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, सर्विसेज सेक्टर है, गुड सर्विसेज है, गुड सेक्टर है। तो ये आपको बताएगा नहीं असेसमेंट। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो है बहुत सारी होती है, विच आर डिफ़िकल्ट टू बी असेस्ड इन मनी टर्म्स। हर चीज़ को नापना बड़ा मुश्किल होता है, डबल काउंटिंग का मसला होता है। मिसाल के तौर पर आप एक लकड़ी लेते हैं, वो 5,000 रुपये की है, 3,000 उसकी कीमत बढ़ जाएगी जब उसके तख्ते बना लेंगे। अगर आप उसका फर्नीचर बनाते हैं तो 2,000 रुपये और बढ़ जाएगी, और उसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कीमत है उसकी 10,000 रुपये बढ़ेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 5,000 की लकड़ी थी, 8,000 हो गए जब उसके तख्ते बन गए, और 10,000 हो गए जब उसकी फर्नीचर बन गया। तो हम उसको 18,000 कंसीडर करना शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। असल उसकी इनकम, असल उसकी आमदनी, असल उसकी प्राइस वही है जो कि फाइनल गुड्स की है, जो कि 10,000 रुपये। तमाम इलीगल एक्टिविटीज विल नेवर बी कंसीडर्ड अंडर नेशनल इनकम। ट्रांसफ़र पेमेंट भी कौमी आमदनी शामिल नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो आमदनी होती है जो आपको मुफ्त मिलती है। ज़कात, सदक़ात, खैरात, वज़ाइफ, ये आपको आपकी मेहनत का मुआवजा नहीं होते। कौमी आमदनी मेहनत का मुआवजा होती है, काम करने के बस मिलती है। यहाँ पे आपके पास स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है, ट्रेड स्टाफ नहीं है, लोग जो है वो डेली वेजेस ले लिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रेड नहीं होते, उनका प्रॉपर पता नहीं होता, उनको इसकी सेंसिटिविटी का पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। इस तरह एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई शख्स अपनी आमदनी के बारे में, खराजात के बारे में, लेवल ऑफ लिविंग के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। डेप्रिसिएशन लॉस बहुत ज़रूरी है, एक्सीडेंटल डैमेजेस बहुत ज़रूरी है, रिपेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये कौमी आमदनी के अंदर शामिल नहीं होते, क्योंकि GNP कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं। अब हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। दूसरा है रियल पर कैपिटा इनकम। ये क्या है, अब आपने टोटल इनकम ले ली, इसको पॉपुलेशन पे तकसीम कर दिया, तो जो आपके हिस्से में पैसे है उसको रियल पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इट डिफाइंस एज द प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है, वेयर रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे अरसे में आपके पास आपके हिस्से में जो आमदनी आई है वो बढ़ जाती है। रियल पर कैपिटा इनकम इज रिगार्डेड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। इसको समझा जाता है कि ये इंडेक्स है कि अगर ये बढ़ गई है तो तरक्की हो गई है। इट इज़ इफ़ इट राइजेज, अगर ये बढ़ती है तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी, आपके पास एजुकेशन बढ़ी, आपके पास हेल्थ बढ़ी, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, कम्युनिकेशन बढ़ी। तो यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। मिसाल के तौर पर 2000
19 में आपकी इनकम 100 थी और पॉपुलेशन 10 थी, तो आपके पास 10-10 रुपये आए। अगर अगले साल आपके पास ज़्यादा इनकम आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ गई और आपके पास सारी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज पहले से बढ़ गई। अब हम आते हैं कि इसके मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, बेहतरी क्या है। सबसे पहले ये जितना डाटा है ये कैलकुलेटेबल है। आपने पहले तरीके के ज़रिए से तमाम इनकम ले ली हुई है। पॉपुलेशन आपने सेंसस से ले ली होती है। अभी पिछले दिनों भी सेंसस हुआ जिससे पता चला है कि पाकिस्तान की आबादी 22.5 करोड़ है। अवेलेबल है डाटा सारा ऑल कंट्रीज़ के अंदर। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी के अंदर ये बड़ा अच्छा टूल है कि लोगों को क्या मिला, लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों के पास सोर्सेज बढ़े कि नहीं बढ़े। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि इनकम मुल्क का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है इसका मतलब है पैदावारें बहुत बढ़ रही हैं। पैदावारें तब बढ़ती है जब आपका स्ट्रक्चर बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग होता है, गुड्स बढ़ती है, सर्विसेज बढ़ती है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट का पता चल जाता है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ इसमें कुछ मसाइल भी है। मसाइल क्या है? एक तो ये पार्शियल इंडेक्स है, ये सिर्फ कौमी आमदनी की डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, इसकी क्वालिटी को नहीं बताता। नंबर 2, इग्नोर कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। इट इग्नोर्स द कंपोजिशन। ये नहीं बताता कि आपके मुल्क में एग्रीकल्चर बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ी, ट्रांसपोर्ट बढ़ी, कम्युनिकेशन बढ़ी, ये इनकम जो बढ़ी है ये वजह क्या हुआ है? क्या सिर्फ एक सेक्टर बढ़ रहा है? अगर एक सेक्टर बढ़ रहा है बाकी डिक्रीज हो रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सारे सेक्टर के अंदर पॉजिटिव तब्दीली आनी चाहिए। However, it despite rising of per capita income, the economic welfare of common man may not have improved. इससे ये समझ नहीं आती कि क्या आम शख्स के पास पैसे बढ़े हैं। अगर आपके अभी लोगों के पास पैसे बढ़ गए तो आप कहें कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, क्योंकि ये तो टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। इसमें ये समझ नहीं आएगी कि ये जो पैसे बढ़े हैं ये किसके बढ़े हैं, अमीरों के बढ़े हैं, गरीबों के बढ़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, एग्रीकल्चर को पास पैसा गया है। सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सबसे बड़ी बात कि जब हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देते हैं। हम अपने बिलीव्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स इनको चेंज करते हैं, जिसके बदले में हमें क्या मिलता है? हमें स्मोक मिलती है, हमें फॉग मिलती है, हमें टेंशन मिलती है, हमें परेशानियाँ मिलती हैं, डेथ्स मिलती है, बहुत बड़े बड़े क्रैशेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाना, बड़ी बड़ी गैस के मसाइल आना। गैस का धमाका होता है, बहुत सारे लोग उसमें डेथ हो जाती है। बहुत बड़े ट्रांसपोर्टेशन, आलूदगी, पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और दूसरे मुल्क से बहुत से लोगों का हमारे मुल्क में आना, जिसकी वजह से हमारे अपने बिलीव्स, आइडियाज़, आइडियोलॉजीज़, कल्चर, ये सारा कुछ चेंज हो जाता है। इसी तरह बाइस्ड वैल्यूएशन हो जाती है, क्योंकि हमारे पास डाटा ठीक नहीं होता। गुड्स एंड सर्विसेज बाइस्ड हो सकती है, हमें समझ ही नहीं आती कि हमने असल किस साल को स्टैंडर्ड ईयर लेना। स्टैंडर्ड ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो नॉर्मलाइज्ड ईयर होता है। तो पाकिस्तान में 1990 के बाद बहुत ही कम ऐसे ईयर्स आए हैं जो कि नॉर्मलाइज्ड है, जिनकी बेस पे हम अपनी डाटे को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन का हतमी डाटा नहीं है। हम देखें कि सेंसस 1998 के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई फिगर्स शो नहीं किए गए। उसके अभी तक बहुत सारे सवालों पे, उस पर बहुत सारे सवालात हैं, उस पर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत से लोग उसको मानने से इनकारी हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो होता है इसमें बिल्कुल निगलेक्ट हो जाता है, लोग उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ये अनमोनेटाइज्ड होता है। लोग बार्टर सिस्टम में काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी पैदावार को नापना बहुत मुश्किल हो जाता है।